नाज़रीन, प्रोग्राम आज के मेहमान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा सैयद। और आज के हमारी मेहमान एक एंथुसियास्ट और बड़ी फाइन पर्सनैलिटी की मालिक है। मैं बात कर रही हूँ सीमा अनवर साहिबा की, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है और साथ ही साथ PTI की मास्टर पॉलिटिकल ट्रेनर भी हैं। आइए चलकर उनसे जानते हैं कि उनकी लाइफ में क्या इन है और क्या आउट है। आइए। अस्सलाम वालेकुम सीमा, कैसी हैं आप? बिल्कुल शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं सायरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सीमा, आज आप जिस भी मकाम तसव्वुर भी किया था इसका? नहीं सोचा तो नहीं था, बट ये ज़रूर था कि एक कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर अपने लीडर के साथ मैं ज़रूर होंगी, ये ज़रूर सोचा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह और अब मैंने वो अचीव भी किया गोल। अभी मज़ीद बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, दुआ करें अल्लाह ताला उन गोल्स तक भी मुझे पहुंचा दें। मुल्क के लिए कुछ करना, क्योंकि अभी तक तो हम खान साहब के साथ काम कर रहे हैं, बट जाहिर बात है जब हुकूमत में आते हैं तो फिर हमारे अख्तियारात बढ़ जाते हैं और फिर हम प्रैक्टिकली मुल्क के लिए कुछ करते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं लोगों के फलाह बहबूद के लिए, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी हो जाती है। तो अब दुआ करें कि वो उस तक पहुँचने का प्रोग्राम है। क्यों नहीं, बिल्कुल आमीन। तो PTI ज्वाइन करने का इत्तेफाक कैसे हुआ? इत्तेफाक बस मुझे एक हादसा यहाँ तक ले आया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वैसे मैं बलोच हूँ और मेरा ताल्लुक ट्राइबल एरिया से है। बात है। तो हमारे यहाँ ट्राइबल एरिया और अब बिल्कुल तौसा शरीफ से भी आगे डेरा इस्माइल खान, जहाँ पर बलूचिस्तान डोडक के पहाड़ शुरू होते हैं, मेरा ताल्लुक बेसिकली वहाँ से है। तो वो बिल्कुल कह लें कि बलूचिस्तान और पंजाब का एक्चुअली बॉर्डर बनता है ये। तो वो तो खवातीन का इस तरह निकलना वैसे ही बहुत, वही तो मैं सोचूं, ऐसे इलाके से इधर आना मतलब इतनी बहुत मुश्किल है डेफिनेटली। बस हमारे वालिद साहब वहाँ से क्योंकि इलेक्शन लड़ते थे और कह लें कि वो जरासीम थोड़े से मेरे अंदर फिर मौजूद है। मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड है जी, वालिद साहब मेरे बिल्कुल लड़ते थे और उस वक्त फिर अब्बू माइग्रेट हो गए लाहौर और हम उनके साथ बहुत छोटे, आई थिंक आई वाज इन 4th और 5th ग्रेड, तो तब से फिर हम लाहौर में ही हैं। मतलब वो डिसीजन बेस्ट था। एग्जैक्टली। और हादसा मुझे ये लगा कि मेरा बहुत अरसे के बाद बेबी हुआ था, तो उसकी डेथ हो गई थी। वो फिर मुझे बहुत बहुत तकलीफ होती थी और फिर मेरे डॉक्टर्स ने भी कहा कि आप प्रैक्टिकली कुछ करें, आप घर में बैठ के साइको हो जाएंगी। तो मैं मुल्क के लिए कुछ करने का अज़म बहुत पहले से था, बहुत दिल करता था किसी फौजी से शादी करूं। अच्छा। मैं तो हुई ना तो फिर ये कीड़ा जो था वालिद साहब की तरफ से सियासत वाला और ये कि मुल्क के लिए कुछ करूं, तो फिर सोचा कि वाहिद PTI एक ऐसी सियासी प्लेटफार्म मुझे मिल सकता है कि जहाँ से मैं कुछ कर सकती हूँ। तो वो फिर वाकई उसमें मैं आई आहिस्ता आहिस्ता 2010 में मैंने लेबर विंग से स्टार्ट किया PTI में और एज अ जनरल सेक्रेटरी उस वक्त मुझे अपॉइंट किया गया पंजाब का। बस वहाँ से फिर सफ़र चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला ने फिर खुद ब खुद रास्ते मेहनत की, काम किया बहुत ज़्यादा, बहुत ज़रूरी है। नहीं, बहुत एक कल्चर ये भी है कि आप फोटोग्राफी करा लें और बस ट्विटर पे अपने ट्वीट कर लें और उसके बाद सियासत में आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने प्रैक्टिकली फील्ड में काम किया, ग्रास रूट लेवल से काम किया, इवन काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ा, वो भी मैं जीती। अच्छा, जैसे भी आपने बात की है सीमा कि एक हादसा पेश आया और आपको यहाँ तक ले आया, तो चूंकि आपका फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, तो तब से क्यों नहीं आपने सोचा था कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है? उस वक्त सायरा मेरी शादी हो गई, आपको पता है बलोच, आई वाज जस्ट 17 ईयर्स जब मेरी शादी हुई ना। 17 में आप सोच सकती हैं कि बच्चियां तो अभी बिल्कुल बहुत छोटी होती हैं, तो एग्जैक्टली। तो उस वक्त तो बस यही था कि खामंद है, घर है, खामंद को कुछ करना है, सास है, एक माहौल होता है, बस वो कंसेप्ट। क्योंकि वो हम खवातीन को घरों में नानियों दादियों को यही देखते आए थे, तो हमारी तो खवातीन में तो मैं फर्स्ट वन के जो इस तरह पॉलिटिक्स में आई है। क्या बात है। तो हमारे यहाँ तो सब खानदान वाले तो आपको आइडियल मानते होंगे ना? अब करते हैं, अब क्योंकि मेरी फैमिली मोस्टली बाहर है, अमेरिका, खाला मामू वगैरह, तो अब वो कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, अगर मेरी शायद नून लीग में होती तो मुझे ना करते लेकिन क्योंकि खान साहब के साथ मैं काम कर रही हूँ, आपको पता है ओवरसीज तो हमारा बहुत ज़्यादा PTI को प्रमोट करता है, तो फिर उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि तुम बहुत पॉजिटिव काम कर रही हो, मुझे इनकरेज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह TV शोज़ मेरे देखते हैं, तो फिर मुझे बहुत सारे पॉइंट्स भी देते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। अच्छा, तो एज अ लीडर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी? जी, इस वक्त शुरू में तो खैर बहुत सारी थी, मैं आपको वो बताती हूँ जो राइट नाउ मैं काम कर रही हूँ। राइट नाउ मैं एक तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ सेंट्रल पंजाब की वुमेन विंग की, और सेकेंडली मैं इस वक्त जो सबसे मेन मेरा काम है, मैं ऑल ओवर द पंजाब की मैं लीड कर रही हूँ पॉलिटिकल ट्रेनिंग की। तो मैं ये जो हमारा इलेक्शन आ रहा है
इसमें हमें ट्रेनिंग मुझे देनी है, जो पोलिंग एजेंट्स हमारे तैयार होंगे जो हर यूसी लेवल तक पोलिंग स्टेशन पे ड्यूटी देंगे। मेरा काम है उनको गाइड करना कि आपका जाली वोट, रिगिंग, ये किस तरह आपने पकड़नी है। और एंड पर हम देखें, आपको पता है कि सियासत जो है वो मोस्टली गेम जो है वो पलटती है हमारी इलेक्शन डे पे। तो हम लोग इसमें मार खा रहे थे पीटीआई, क्योंकि हम लोग बहुत सीधे साधे, हमें तो बर्गर फैमिलीज कहा जाता था। अच्छा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की डायरेक्टर भी हैं जो कि आप, तो उसके हवाले से कुछ बताएं। उसमें ये है कि जी 2019 में जो है ये मुझे अपॉइंट किया गया था, उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है हमारा कि हम चाइल्ड बेगिंग पे काम करते हैं, और उसके बाद ऑर्फन बच्चे जो हमें सड़कों पर मिलते हैं उनको हम अपने इंस्टीट्यूट में ले जाते हैं। और उसके बाद ये है कि 1121 एक हमने हेल्पलाइन क्रिएट की थी, जिसमें ये था कि अगर आप सड़क पे मांगता हुआ कोई भी बच्चा किसी सिग्नल पर देखते हैं, आपने देखा कितने बच्चे इसी तरह मांग रहे होते हैं, तो आप हमें कॉल करें प्लीज़। और मैं बल्कि आपके चैनल के रेफरेंस से भी पब्लिक को ये अनाउंस करूंगी कि प्लीज़ हमें कॉल करें कि फ़लाँ चौक पे बच्चा जो है वो मांग रहा है। फिर हमारे इंस्टीट्यूट से वैन आती है, उस बच्चे को पिक करते हैं हम और अपने इंस्टीट्यूट में ले जाते हैं। वहाँ हम उसको पढ़ाते भी हैं, उसको अच्छा खाना भी देते हैं, बिल्कुल कुरान शरीफ की क्लासेस, म्यूज़िक क्लासेस, इवन शाम को बहुत बड़े ग्राउंड हैं वहाँ बच्चों को खिलाते भी हैं। और फिर वो जो उनके बैगर्स पेरेंट्स होते हैं वो भी किसी न किसी कोने में होते हैं, उनको पता होता है कि हमारा बच्चा फलां जगह पॉइंट है। अच्छा, वही मैं कहने लगी थी, उनको देते नहीं है उनको वापस नहीं करते फिर। हम लोगों को तो ये लगता है कि जो बच्चे मांग रहे हैं, सिग्नल पे है, गदागर है, ये तो पूरा माफिया है। तो क्या माफिया है ना? यस, यू आर राइट, बिल्कुल माफिया होता है। लेकिन फिर हम वो फिर थ्रू कोर्ट हमारा बच्चा अपना लेते हैं, हम उनको इजी नहीं होता उनको लेना, वो थ्रू कोर्ट फिर वो बच्चा हमसे वापस लेते हैं और फिर हम उनसे ये लिखवा लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमें ये बच्चा कहीं दोबारा मिला तो फिर वापस नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो आपको नहीं लगता इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग भी होनी चाहिए? लेकिन देखिए आप, इलिटरेसी रेट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, फिर गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि छोटे छोटे बच्चों को लेबर पे लगा दिया जाता है। तो हमने तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी रेस्क्यू किए हैं जो बच्चियाँ काम कर रही होती हैं किसी के घरों में, और हमें नेबर्स इन्फॉर्म करते हैं कि उनको मारपीट की गई है, और इस तरह के केसेस आपको पता है। चाइल्ड अब्यूज़ पे बहुत हमने काम किया, उसकी अवेयरनेस हमने बहुत वॉक की, स्कूलों में जाके लेक्चर्स दिए कि बैड टच गुड टच क्या होता है, बच्चियों को बताया। भी तो इतनी हमारे एग्जैक्टली वही चीज़, वही मैं बता रही हूँ कि बच्चों को हम ये चीज़ सिखाते हैं कि आपको बैड टच गुड टच क्या होता है, आपको इवन अपना रिलेटिव्स अगर उस तरह का टच करता है तो आपने, तो ये स्कूल्स में हमने लेक्चर स्टार्ट किए। आपको पता ही कि वो कसूर का वाकया जो हुआ था वो बहुत खौफनाक हद तक उसने पूरे मुल्क में बदनामी हमारी हुई थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है, जब हमने टेक ओवर किया था उस वक्त इसमें सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट्स पे जो थे ऑफिस थे, सिर्फ 6 पे। हमारी हुकूमत में आके फिर उस्मान बुज़दार साहब ने हमें फ़ंड किया और अब माशाल्लाह हमारा 17 डिस्ट्रिक्ट्स पे ऑफिसेज़ खुल चुके हैं इसके, और हमने वहाँ पर बिल्डिंग्स भी बना दी हैं, बच्चों को रेस्क्यू भी करते हैं। यकीन करें, कूड़े के ढेरों से बच्चे हम उठाते हैं और इतना दुख भी होता है, और फिर हम वो उन फैमिलीज़ को हैंड ओवर करते हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, और वो भी हम उनसे प्रॉपर्टी पहले लिखवाते हैं, उसका बाकायदा प्रोसीजर है। अच्छा, आपने जैसे अभी इसी में बात की लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, सही है, वो आपकी बात बजाय, लेकिन मुझे लगता है हमें हमारी आवाम को, स्पेशली यंगस्टर्स को अवेयर करने की काफ़ी ज़रूरत है। ऐसे तो केसेस पे बढ़ते ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि लिटरेसी रेट में बाज़-औक़ात ये होता है कि आप देखें कि हम कहते हैं कि मज़हब की कमी है, बहुत ये बात की जाती है। अब आप सुन के हैरान होंगे कि मेरे पास सबसे ज़्यादा केसेस मस्जिद के इमाम के आते हैं कि जो बच्चियों को कुरान शरीफ पढ़ा रहे होते हैं, जो मस्जिदों में पढ़ा रहे होते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन, सायरा, मेरा ख्याल है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बात की फ्रस्ट्रेशन? गुर्बत, आप देखें कि लोग काम नहीं करते, आप मजदूरी बहुत कम लोग करते हैं, नशे, सबसे बड़ा इस वक्त जो फैक्ट है वो है ड्रग्स, जो कि हमारा यूनिवर्सिटीज़ में, मोहल्ले में, कूचों में आप देखें ड्रग इतना कॉमनली यूज़ होने लग गया है कि आप देखें कि नॉर्मली ये परचूनों की दुकानों तक पे जो है वो मैंने नोट किया है कि मिल रहा होता है। क्योंकि मैंने इस पर बहुत वर्किंग की, मैंने ये बहुत सारा वर्क करके, बल्कि जब गवर्नर थे हमारे सरवर साहब, तो मैंने ये सारा केस उनको दिया कि कहाँ कहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, किस किस यूनिवर्सिटी में कहाँ पे मिल रहा है और किस क्वांटिटी में मिल रहा है। बट अफसोस कि हमारी किसी भी हुकूमत ने, मैं इसमें तमाम हुकूमतों को शामिल करूंगी, हमसे पहले भी, इवन हमारी हुकूमत में भी
इस पर कोई काम ना हुआ। एक सिर्फ था हमारे हुकूमत में आके कि वो जो डॉप टेस्ट होता है यूनिवर्सिटीज़ में कि बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो उनका टेस्ट किया जाए कि ये ड्रग यूज़ कर रहे हैं, अगर किया जा रहा है तो फिर हम इसको बच्चे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना दें। तो ये टेस्ट इतना इम्पॉर्टेंट था, इतना अच्छा था, बट अफसोस कि फिर उसको भी ख़त्म कर दिया गया। नहीं तो ख़त्म क्यों कर दिया, मतलब ये तो कोविड आ गया था ना उन दिनों में, तो कोविड की वजह से फिर उन्होंने कहा कि जी ये टेस्ट पॉसिबल नहीं है कि वो उनको हम बाय माउथ ये लेते हैं और ब्लड में लेते हैं तो ये कोविड फैलने का डर है मज़ीद। तो बस फिर उन दिनों में ख़त्म हुआ, तो फिर हमारी हुकूमत भी उसके बाद आपको पता है कि ख़त्म होगी, तो वो दूसरी हुकूमतों ने वैसे ही ख़त्म कर दिए। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट से एहसास प्रोग्राम था, हेल्थ कार्ड था, जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे थे वो सभी ख़त्म हो गए। अच्छा, चूँकि आपने अभी बताया ट्राइबल एरिया से आप बिलोंग करती हैं, बलूची हैं, तो एक करियर ओरिएंटेड वुमेन जो है उसका पाकिस्तान में रहना कैसा लगता है आपको? सायरा, आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, आप क्योंकि खुद भी एक वर्किंग वुमेन है, आपने भी फील किया होगा कि जब आप बाहर निकलती हैं तो आपको बहुत सारे बाज़-औक़ात आपको अपनी फैमिली की ही बहुत ज़्यादा टॉन्ट और बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आपको बाज़-औक़ात ये कहा जाता है कि फ़ेल हो जाओगे, ये काम बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर सकती हो, तुम कहाँ, तो ये चीज़ें हमें लड़कियों के बस की बात नहीं, लड़कियों बिल्कुल लड़कियों के बस की बात ही नहीं है, लड़कियां तो ऐसे बेचारी सी हैं ना लेकिन लड़कियां ज़्यादा परफेक्ट होती हैं अपने प्रोफेशन में। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस दफ़ा खान साहब ने ये बात जब की कि ख़वातीन, जो उन्होंने कहा कि मैंने टिकट्स दी थी और जो मेरी पार्लियामेंट में ख़वातीन और मर्द थे, तो उन्होंने कहा कि बड़े फ़ख्र से ये मैं कहना चाहूँगा कि ख़वातीन की करप्शन नहीं थी, ख़वातीन ने बेहतर रोल प्ले किया मर्दों की निस्बत। और वैसे भी आप देखें कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी आप देखें कि लड़कियां ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आगे आ रही हैं, स्कॉलरशिप ज़्यादा लड़कियां ले रही हैं। मेरे ख्याल से हम औरतों को ना सिर्फ एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हम खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आपने ठीक कहा कि स्पोर्ट, और ये स्पोर्ट ज़्यादातर तो पेरेंट्स की तरफ से होती है, और अनलकली अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो फिर आपको मुश्किल होती है, क्योंकि मैंने नोट किया कि हस्बैंड तो बहुत कम आपको कोऑपरेट करते हैं, उनकी तरफ से तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ऐसे भी मैंने सुना है, मतलब और भी जैसे इंटरव्यूज़ किए तो उसमें मुझे एक लेडी ने ये भी कहा था कि जब आप एक लेवल पे पहुंचने लगते हो ना, तो जो आपका हस्बैंड होता है ना, आपका पार्टनर होता है, वही कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक ना जेलसी फील करते हैं। तो इस तरह होता है वाकई? 99% ये होता है, बिल्कुल होता है। मेरे केस में तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। हमने मोस्टली ख़वातीन से ये सुना है कि सबसे पहले तो आपका खर्चा बंद करते हैं ये बहुत ही कॉमन है कि ये बस हाँ इसका खर्चा बिल्कुल हाँ, इसका खर्चा तो सबसे पहले बंद करो ना, या ये घर वापस आएगी, और अगर नहीं भी आएगी तो फिर कम से कम अपना खर्चा खुद उठाएगी। तो ये मोस्टली मैंने देखा है कि हमारे यहाँ ये है, जबकि बाहर के ममालिक में आप देखें कि वो ख़वातीन को सपोर्ट करते हैं और फिर शेयर बेसिस पे जो है वो घर चला करते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे अहम बात क्या होती है? ट्रस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ट्रस्ट के बाद मैं समझती हूँ कि आपकी मेंटल लेवल अगर आपका एक है, अगर अगर आप सैर के शौकीन हैं वो भी सैर का शौकीन है, अगर आप पॉलिटिक्स के हैं वो भी पॉलिटिक्स का है, अगर आप बाहर कहीं जाना चाह रहे हैं वो भी आपके साथ जाना चाह रहे हैं, जिसे आम अल्फाज में आजकल कहते हैं वाइब्स का मैच होना। वाइब्स का एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया है कि वो मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है, और मैं समझती हूँ थोड़ा सा एज भी जो है वो काउंट करती है। अगर आपके वो एज डिफरेंस ज़्यादा है तो ज़ाहिरी बात है कि वो आपके शौक भी डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर आपका थोड़ा एज का कम है डिस्टेंस, तो फिर मोस्टली एज की वजह से जो है वो। तो व्हाट डू यू प्रेफर, क्या लगता है आपको कि मतलब एज फेलो से करनी चाहिए या अपनी एज से थोड़े से बड़े से शादी करनी चाहिए? बस 3-4 इयर्स का गैप, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए नहीं मतलब वो वरना ना इंटरेस्ट दोनों की डिफरेंट हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारे, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि बलोच फैमिलीज में हमारा हाँ ये बहुत बुरा ट्रेंड है कि 10-10, 15-15 साल का भी डिफरेंस। अच्छा, ये अभी भी है? बिल्कुल है, अभी भी है, बिल्कुल। हमारी जो रिलेटिव्स बाहर चले गए हैं वहाँ तो ये नहीं है, बट अब हम सब के सब तो बाहर शिफ्ट नहीं हो गए ना, कोई अमेरिका लंदन जो चला गया, बट जो अभी यहाँ पर हैं उनके यहाँ ये अभी भी ये चलता है कि इतना डिफरेंस बिल्कुल स्टिल है। कुछ के तो बचपन में ही रिश्ते तय हो जाते हैं और वो फिर एक दूसरे की, वो भी गलत है। वैसे मैं उसको बिल्कुल ठीक नहीं कहती। देखिए, आपका मैच होना, आपके मैदान में आना इकट्ठे, एक दूसरे का दिमागी तौर पर वाइज जो आपने जिस तरह आपने जिक्र किया, तो ये बहुत जरूरी है। नाज़रीन, बातों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो आज के हमारी मेहमान सीमा अनवार हैं, हम इनसे बातें कर रहे थे। तो सीमा, मुझे बताइए, काम के साथ साथ फैमिली को टाइम देना कैसे मुमकिन कर पाती हैं?
सायरा, ये कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली इग्नोर होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे अभी आप देखें 3 माह से तो हम ज़मान पार्क बैठे हुए हैं और फिर ऊपर से अब इलेक्शन का प्रेशर आ गया, तो आपको मैं बता रही हूँ कि मुझे ट्रेनिंग देनी है, डिस्ट्रिक्ट पे भी जाना है, तो नो डाउट कि एक प्रॉब्लम होता है, ये एक बाज़-औक़ात ऐसा गैप आ जाता है। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा एक सुनाती हूँ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का बाय इलेक्शन था और उस पर सारी ड्यूटी मेरी थी, वो मेरे ही अंडर हो रहा था, उसकी कैंपेन इंचार्ज थी मैं। और एक दिन जब लास्ट बिल्कुल डेज से लोग रैलियाँ करके लास्ट पे ये हमारे ऑफिस में आते थे और फिर काम लेके जाते थे, तो एक बार मुझे याद ऐसा हुआ था कि मुझे 4 बज गए और 4 बजने के वक्त जब मैं वहाँ से वापस आई, सुबह के 4 बज गए, पूरी रात हम काम करती रही मैं। और जब मैं वापस आई, पहले मुझे पुलिस ने पकड़ा रास्ते में कि आप अकेली खातून ट्रैवल क्यों कर रही हैं और कहाँ से आ रही हैं, और वहाँ से जान छुड़वाई। तो जब मैं वापस आई तो मेरा मियाँ जाग रहा था, मुझे कहता जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ, वापस जाओ। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं घर आने की। तो ये चीज़ों को हम फेस करते हैं, लेकिन एक एम है कि बस पाकिस्तान को बचाना है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन। मुझे तो बहुत बिलीव है कि खान साहब इंशाल्लाह ताला जब आएंगे एग्जैक्टली ये होगा कि एक नई जनरेशन जो हमारी अब पैदा हो रही है, जो हमारा नया वोटर खड़ा हो रहा है, वो बहुत जुनूनी है, बहुत जुनूनी है। मुझे लगता है हमारे में जुनून कम है, उनमें शायद हमसे भी जुनून ज़्यादा होगा। तो खान साहब बड़े लकी हैं कि उनको इस तरह के लोग मिले, इस तरह के पाकिस्तानी उनके साथ अटैच हुए, जो लॉयल्टी के साथ उनके साथ चल रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने फैमिली वाला बड़े मजे का किस्सा सुना है, तो आपको नहीं लगता हमारी फैमिली चाहती है हम पहुंचे भी, झंडे भी गाड़े, लेकिन घर टाइम पे भी आए? बिल्कुल ऐसा है, ठीक कह रही हैं आप, ऐसा कहते हैं वो लोग कि बिल्कुल झंडे भी गाड़ो, मतलब कामयाबी भी लो और टाइम घर को भी प्रॉपर दो और उधर भी लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना, आप कहीं ना कहीं थोड़ी नाइंसाफी कर जाते हैं। अगर आप ना चाहते हुए भी अगर आप घर को फुल टाइम दे रहे हो तो आप वहाँ थोड़ा निकला, तो ये तो और घर में ना वो एक कंफर्ट जोन में हम आ जाते हैं, फिर वो उससे निकला नहीं जाता। और अगर वर्क प्लेस पे हो तो बाकी घर के लिए टाइम नहीं निकलता और घर वालों के शिकवे फिर एग्जैक्टली। ये सायरा इस लिहाज से अच्छा हो गया कि मेरी बच्चियां क्योंकि मैरिड हैं और एक इंग्लैंड में होती है, एक जर्मनी में होती है, बेटा भी इंग्लैंड अब चला गया है, तो अब ये हो गया कि वो स्टूडेंट थे तो पढ़ने के चक्कर में गए और वहीं शादियां होंगी, तो थोड़ा मैं रिलैक्स हो गई हूँ। तो मुझे ये जिम्मेदारियां अब मैं रिलैक्स हो गई हूँ थोड़ा, तो अब रिलैक्स होने के बाद मैं ज्यादा पावर से काम कर रही हूँ। अच्छा, वर्क प्लेस पे जो हरासमेंट होती है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? शुरू में हमारे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ, यानी कि हमारे साथ पार्टी में नहीं, हमारे जलसे जुलूसों में थोड़ा ये इश्यूज आते रहे। मैंने आपको शायद बताया नहीं कि मैंने एक बहुत अच्छी ऐप लॉन्च की, तो वो इतनी अच्छी ऐप थी कि आप हर लड़की उसमें डाउनलोड करती है, तो जस्ट वो एक टैप दबाएगी तो उसको पता चल जाएगा उसके इर्द गिर्द के लोगों को कि ये लड़की खतरे में है, और वहाँ से फिर उसके घर वालों को भी इत्तला मिल जाती थी जस्ट एक टैप से। बट वो अनलकीली खवातीन ने उसको मुझे नहीं समझ आती कि क्यों डाउनलोड नहीं किया, हालांकि वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ थी, और फिर डाउनलोड नहीं किया तो जाहिर बात है कि फिर वो मुझे थ्रेट आया कि भी आप अगर नहीं चलाएंगी तो उसको ये बंद कर दिया जाएगा ना। वो आपको पता है यूट्यूब का कुछ उसका स्पेसिफिक उसका फिगर होता है, तो हम उसको अचीव नहीं कर सके थे। तो शुरू में ये जलसे जुलूसों में थोड़ा बहुत इस तरह का काम होता रहा, और मैं श्योर हूँ कि वो भी नून लीग के और इधर बाहर के लोग इस तरह के आते थे जो हमें बदनाम करने के लिए होते थे। आपको पता है डांसिंग गर्ल्स हमारे में पकड़ी गई बाकायदा, जो नून लीग वालों ने भेजी थी, तो ये काम होते रहे हैं। तो इस तरह की हरासमेंट वहाँ तो, लेकिन पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह इतना रिफाइंड सिस्टम है हमारा, हम सब बहन भाई हैं और हमारे इतने अच्छे कुलीग्स हैं, इतना अच्छा कॉर्पोरेट। मैंने आपको बताया कि मुझे तो कभी फैमिली की भी वहाँ पर कमी महसूस नहीं हुई, वहीं पे एक फैमिली वाला माहौल डेवलप हो गया। एग्जैक्टली। तो हम लोग मीटिंग्स भी करते हैं, हम इकट्ठे भी बैठते हैं, हम खाने भी खाते हैं, हम इस्लामाबाद भी आपको पता है धरने जलसों में जाते रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे माहौल में जाते रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हमारी आवाम खान साहब के पीछे तो पागल है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का एजेंडा नहीं पता, तो पीटीआई का एजेंडा क्या है? देखिए, पीटीआई का एजेंडा है कि इस वक्त 2 कौमी नजरिया जो चल रहा था उसको, आपको पता है कि खान साहब ने एक पाकिस्तान की बात की कि गरीब अमीर के लिए एक कानून, हेल्थ कार्ड पे देखें उसी बेड पे आपका वो अमीर कबीर मर्द भी सो रहा होता है, उसका भी ऑपरेशन हुआ है, उसके साथ वाले बेड पे जो गरीब रेडी लगाता है वो भी साथ वाले बेड पे, कि पता नहीं चलता कि दोनों में से किसने क्या पेमेंट की है।
तो ये एक सिस्टम जो हेल्थ कार्ड पे चल रहा था, इवन आप अगर चले थोड़ा सा विजिट कर लें हमारे शौकत खानम को, तो सेम सिस्टम वहाँ भी यही चल रहा है। तो ये एक चीज़ जो अमीर गरीब का सिस्टम, जो कानून है वो सबके लिए एक है। अगर पुलिस ने एक पकड़ा है गरीब को तो उसके लिए भी वही है, अमीर के लिए भी वही है। तो ये एक चीज़ जो है पाकिस्तान में मैं समझती हूँ खान साहब ने बहुत अच्छी इंट्रोड्यूस कराई। आइडियालॉजी ऑफ पीटीआई बेसिकली जो है वो आइडियालॉजी ऑफ पीटीआई यही है कि आप एक पाकिस्तान की बात करें और उसके बाद करप्शन फ्री की बात करें, कि आपके तमाम इदारे इतने मजबूत हों कि इदारों के अंदर खुद ब खुद एहतसाब हो रहा हो, कि हर शख्स ये ना कहे, किसी को कोर्ट में ना जाना पड़े कि जी उसने ये किया, नहीं, इदारा खुद उसका एहतसाब करे। तो ये एक चीज़ है जो मैं समझती हूँ कि हम पीटीआई के लिए जिसकी वजह से काम करें, और ये आइडियालॉजी पीटीआई की है। अच्छा, आए रोज जो इलेक्शंस डिले हो रहे हैं, क्या वजह नजर आती है आपको? हर एक को पता है कि इनके पास कोई वोटर नहीं है। देखिए, किसी भी तहरीक को जब चलाया जाता है उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। तहरीक कामयाबी उस वक्त होती है जब आपके पास नंबर 1 स्ट्रीट पावर हो, और दूसरे नंबर पर आपके पास कुछ नज़रिया हो, कुछ आपका लिए कुछ आपके पास को मोटिव हो। क्या है आपके पास? हमारे पास तो करप्शन फ्री पाकिस्तान है। आप नून लीग से पूछो उनके पास क्या है, अपनी करप्शन बचाओ, उनका तो यही है ना। तो मैं समझती हूँ कि उनके पास इस वक्त कोई टिकट होल्डर ही नहीं है। जो मेरी इत्ला है उसके मुताबिक वो 6 करोड़ भी देने के लिए तैयार है, टिकट भी देने के लिए तैयार है। ना उनका कोई टिकट लेने के लिए तैयार है और ना कोई कंटेस्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि हर एक को पता है कि उसका पैसा डूब जाएगा। इस वक्त उनके पास कोई वोट नहीं है। तो एक नजर आ रहा है कि उनके पास कुछ है नहीं, और फिर अपनी करप्शन बचाने के लिए उन्होंने कहा जो 2-3 माह जो हमें मिल गए हैं, बस इसमें अपने, अब देखें ना, 1100 मुकदमात के, उस 1100 अरब के मुकदमात उन्होंने फ्री करवाए हैं अपने। तो एक नैब से इतने मुकदमात को फ्री करवा लेना, FIA का डिपार्टमेंट ही खत्म करा देना, तो कहाँ हमारी मैशत 6.1 पे जा रही थी जो आज 0 पर है। तो ये सारी चीजें उनको पता है कि अब हमारे पास चूरन बेचने के लिए नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे लोग? इस जुमले ने आपकी जिंदगी को कितना और किस हद तक मुतासिर किया? अरे नहीं, मैंने तो कभी परवाह ही नहीं की लोग क्या कहते हैं। लोगों का काम है कहना, कहने दो। इस चीज की तो कभी परवाह नहीं की कि लोगों ने क्या कहना। कुछ तो कहेंगे लोगों का काम है। एग्जैक्टली। हाँ, मुझे परवाह है कि मेरे भाई मुझे क्या कहेंगे, मेरे घर में मेरी रिप्यूट क्या है, मैं उस चीज मेरे अपनों में एग्जैक्टली। अभी हमारी जेल भरो तहरीक जैसे स्टार्ट हुई थी, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि बलोच हैं, तो मेरे भाइयों ने कहा कि ठीक है तुम काम करियो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, बट सुन लो जिस दिन तुम जेल गई ना उस दिन हमारी बहन नहीं हो तुम, क्योंकि हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम जेलों में जाकर तुम्हें छुड़वाते रहे। तो इससे मतलब अपनी वो लिमिटेशंस हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अल्लाह का शुक्र इसमें फिर खान साहब ने खुद ही कह दिया था कि नहीं, मैं खवातीन को कभी भी नहीं कहूँगा कि वो जेल भरो तहरीक का हिस्सा बने, तो मर्द ही जाएंगे। तो ये खान साहब ने अनाउंस कर दिया था। लेकिन बहरहाल ऐसी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करते हैं, या बहुत चीप, जहाँ पे ऐसी हरकतें बहुत हमारी अब आ गई हैं, कुछ खवातीन ऐसी जो बहुत चीप लेवल तक जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी उम्र ग्रेस रखी, अल्लाह का करम हुआ, ग्रॉस रूट लेवल पे काम किया, दैट्स वाई अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी इज्जत है। क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त किया होगा अपनी पूरी अभी तक की जर्नी में? देखिए, क्रिटिसिज्म वही मैंने आपको कहा ना कि लोग तो करते हैं ना। अच्छा, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मुझे कहाँ से, देखें आप, हैरत की बात है, किसने किया? खवातीन ने, जो हमारी पार्टी की अपनी खवातीन है। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मैंने उनका फेस किया है। तो मैंने ये नोट किया है कि खवातीन से जेलस होती हैं, वो कभी नहीं चाहती कि कोई खातून ऊपर आए। मैं सही आपको कह रही हूँ। मर्द सपोर्ट करते हैं, मुझे मर्द सपोर्ट करते हैं, मुझे भाई हैं मेरे, बहुत मुझे सीमा आपा कहते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है। बट खवातीन टांगे खींचती हैं। मैं कहीं बैठी होंगी तो क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, वैसे हम खवातीन में क्यों होता है ये आंसर हमें मौजूद है, लेकिन क्यों? ये उसकी वजह ये कि सायरा, मेरा ख्याल है कि जब आप किसी एक स्टेज पे पहुंच जाते हो और आपकी कोशिश या ख्वाहिश होती है कि मैं भी स्टेज तक पहुंचूं, और आप नहीं पहुंच पाते हो, तो फिर एक जेलसी का एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है, और फिर कोशिश होती है कि इसकी टांगें खींच के इसको नीचे करें। खुद क्यों नहीं इतनी मेहनत करके उधर तक जाते हो? मेहनत ही तो नहीं करनी ना, मेहनत तो फिर आपको पता है, बस हाँ मेहनत नहीं करती, मेहनत अच्छे बच्चे नहीं करते। और फिर वो जो कोई उस लेवल पे हम उसको भी नीचे गिराने के, नहीं तुम भी हमारे साथ ही बैठो। हाँ ना, आप देखें ना, ऐसा होता है हमारा, बिल्कुल। कईयों की फैमिलीज में होता है, कईयों की फ्रेंड्स में, कॉलेज की जो होती हैं, यूनिवर्सिटीज को होती हैं, आप देखें वहाँ पर ये बहुत चीज़ होती है, और हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में मतलब अभी जैसे आप यूनिवर्सिटी भी
ज़रूर यकीनन गई होंगी, तो आपके जो फ्रेंड्स थी या बैचमेट्स थी उनको होगा ओ ये तो हमारे बैच की थी सीमा, और अब देखो अब देखो कहाँ पहुंच गई, लो इसकी औकात थी वहाँ पहुंचने की, देखो कहाँ पहुंच गई। बिल्कुल सेम, मुझे ऐसे लगता है वो लोग इसी तरह बातें करते होंगे। बिल्कुल ये होता है, देखो हम में से उठ के कहाँ चली गई, इससे अच्छे तो हम थे, हमने तो इतनी मेहनत की, हमें तो नहीं हुआ, इसको पता नहीं क्या था, ये इसके पता नहीं कोई कॉन्टैक्ट्स होंगे कहीं पहुंच गई है। तो ये इस तरह की वाकयात, उसमें फजूलियत भी हो जाती, नहीं ऐसे नहीं हो जाता, ऐसे नहीं हो जाता, ये तो है, ये चीजें हैं, बिल्कुल ये हम चीजों में जो है ना खवातीन में तमाम में मौजूद हैं। अच्छा, डू यू बिलीव कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती? 100%। ये बात मैंने जब लेबर विंग में थी, और मैं आज तक नहीं भूली, सलमान एक हमारे उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे, उनको मैंने कहा देखो मैं लेबर विंग से छोड़ के वमेन विंग में चली गई, मुझे क्योंकि वमेन विंग से सलोनी बुखारी ने बहुत ऑफ़र की कि नहीं आप मेरे पास आएँ। तो मैंने उससे कहा एक दिन बैठ के, मैंने कहा मुझे लगता है कि लेबर विंग में मैंने 2 साल भट्टों पे काम किया, कितना मुश्किल होता है भट्टों में जाके लेबर के अंदर उनका डाटा बनाना, उनको ID कार्ड बनवा के देना, बहुत मुश्किल काम किए मैंने। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा सारा काम ज़ाया हो गया। तो सलमान ज़फ़र ने ये एक बात मुझे की थी, तब मैं नहीं थी, कि नहीं सीमा, काम कभी ज़ाया नहीं होता, आपको अल्लाह ताला उसका रिवार्ड ज़रूर देता है, लेटर और सूनर। ये हो सकता है कि आपको रिवार्ड उस फील्ड में ना मिले, किसी दूसरी जगह से मिल जाए। तो मैंने ये नोट किया कि उसने बिल्कुल ठीक कहा था, आज मैं उसकी बात को याद करती हूँ। हालांकि सलमान ज़फ़र अब हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनकी इस बात को याद करती हूँ कि वाकई काम ज़ाया नहीं जाता, आपको अल्लाह ताला उसका रिवार्ड देता है। हमारे लीडर को अगर 26 साल हो गए हैं एक काम करते हुए, और अब आकर उनको रिवार्ड मिला, तो हम कैसे कह दें कि हमें 14 साल बाद रिवार्ड मिल जाए? तो कोई बात नहीं, हम भी उसी लिस्ट में हैं इंशाल्लाह। अच्छा सीमा, आप राइफल रोड से भी कोई एप्लीकेंट थी, इस हवाले से थोड़ा बताइए। जी, 2018 में मैंने बिल्कुल वहाँ से अप्लाई किया था, और मेरी पीपी में क्योंकि बहुत वो एरिया खोखरों का था, और उसमें वो अफजल खोखर और ये खोखर वगैरह थे सारे, जो आपको पता बड़े बदमाश, तगड़े किस्म के बदमाश हैं नून लीग के। तो मुझे फिर खान साहब ने कहा था, अलीम खान ने उस वक्त इंटरव्यू लिए थे सारे 2018 में हमारे, और उन्होंने कहा था कि जी आपका एरिया जो है वो बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें सारे कब्ज़ा ग्रुप, कब्ज़ा माफिया है ये खोखरों का, तो आप एक खातून वहाँ से अगर कॉन्टेस्ट करती हैं तो हमें डर है कि आपको खुदा न खासा को नुकसान ना पहुँचा दिया जाए, तो बेहतर है कि आप किसी और एरिया से कॉन्टेस्ट करें, या आप अपने वहाँ बलूचिस्तान वाली साइड, जो मैं पंजाब का मतलब एरिया तौसा शरीफ बनता है बेसिकली, जहाँ से उस्मान बुज़दार हैं, तो आप वहाँ से या तो अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट फिर जो है वो हम ज़रूर कंसीडर करेंगे। तो इस वो बदमाशों के चक्कर में जो है वो मेरी टिकट रह गई थी। ऑलराइट व्यूअर्स, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो आज के हमारी मेहमान है सीमा अनवार। सीमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की डायरेक्टर हैं, तो क्या रेजोल्यूशंस आपकी? ये एक बेसिकली बोर्ड ऑफ गवर्नेंस इसको कहते हैं। इसमें ये होता है कि हमारी रिकमेंडेशंस के बगैर ब्यूरो में कुछ नहीं हो सकता। नए जो हमारे हमने सपोज कि किसी की सैलरीज बढ़ानी है, कोई नया अमेंडमेंट करनी है, कोई हमारा नया ऑफिस खुलना है, कोई आपको बजट अप्रूव सीएम से करवाना है, तो वो फिर होता है कि हमारे साइंस के बगैर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो उसको अप्रूव कर दिया जाए। नई गाड़ियाँ कुछ चाहिए हमारी, कोई नए उसमें अमेंडमेंट करनी है, तो ये हमारा सिलसिला होता है। इसमें हमें डेली बेसिस पे नहीं जाना होता, हमें इसमें कैजुअल जाना पड़ता है, यानी कि आप कहने वंस इन अ मंथ या मैक्सिमम ट्वाइस इन अ मंथ। कोई इशू ज़्यादा क्रिएट हो तब जाना पड़ता है, तो बाकी सिस्टम हमारा चलता रहता है। और ज़्यादा इस वक्त जो है ना वो मैंने आपको जैसे पहले बताया 1121, मैं बार बार ये इसलिए अनाउंस कर रही हूँ कि प्लीज़ हमारी पब्लिक इससे अवेयर नहीं है, तो ये एक जो हमारी हेल्पलाइन है इस पर ज़रूर कॉल कीजिए। कोई आप इस तरह की नाइंसाफ़ी बच्चों के साथ देखते हैं, खुदा ना खासा कोई कूड़े के ढेर पे बच्चा देखते हैं, कुछ भी कहीं ऐसा देखते हैं, तो 1121 पे कॉल करें, वो इंशाल्लाह ताला मसला हल होगा। अच्छा सीमा, मुल्क की हालात के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुल्क तो इस वक्त इंतहाई मुश्किल दोराहे पर खड़ा है। जैसे आपको मालूम है कि IMF, फिर मईशत का जो हशर है, फिर हमारी अच्छा एक और चीज़ भी है जिस पर अभी तक मैं समझती हूँ हमारी हुकूमत की भी थोड़ी सी नेग्लिजेंसी है शायद, वो ये है कि एक तो वो ड्रग्स का जो इशू मैंने आपको डिस्कस किया, एक और इम्पॉर्टेंट इशू पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है और जिस स्पीड से हमारी मईशत का हशर हो रहा है, तो ये एक आपको
खर्चे भी कम करने पड़ेंगे, पॉपुलेशन का भी कुछ हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो ये एक कैंपेन थी जो भुट्टो के दौर में चली थी, उसके बाद फिर ख़त्म हो गई। तो मैं समझती हूँ कि एक हमें जो चैलेंज है इस वक्त वो एक पॉपुलेशन का भी है, फिर हमारी मईशत का भी है, फिर हमारा IMF का है, फिर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बिजली महंगी है, मुहैया नहीं है, गैस महंगी है, मुहैया नहीं है, आटा महंगा है, मुहैया नहीं है पब्लिक को। तो एक चीज़ ये जो आपको ये नहीं कि महंगी होना ऊपर से ना मिलना, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत को अगर इंशाल्लाह इलेक्शन अगर क्या इंशाल्लाह हमें तो पक्का यकीन है ज़रूर होंगे, हमारी कोर्ट की तरफ से भी आर्डर आ चुके हैं, तो हम तो तैयारी में भी हैं इंशाल्लाह वल अज़ीज़, हम ज़रूर आएंगे, पावर के साथ आएंगे। तो इन सारी चीज़ों को अब हमने कैलकुलेट किया हुआ है। पहला दौर हमारा कहने के बचपना था, थोड़े से बच्चे थे ना, हाँ बिल्कुल, हम बच्चे थे थोड़े से, अब हम बच्चों से बड़े हो गए। ओके, अब तो मतलब मुझे लगता है थोड़े से टेन्योर में काफी कुछ सीख लिया ना, काफी कुछ समझ आ गई होगी। बिल्कुल ऐसा है, आप देखिए ना कि आप गलतियों से ही तो सीखते हैं, तो हम अगर गलतियां ना करते तो कैसे सीखते। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो खान साहब ने बात की कि हमने अपनी पार्टी के अंदर ही मीर जाफिर, मीर सादिक पकड़ लिए, तो ये भी बहुत अहम बात है कि जितने अल्हम्दुलिल्लाह फिल्ट्रेशन जो हमारी पार्टी के अंदर हुई है वो बहुत अच्छा हो गया है। अब बड़े लायल लोग, आपने देखा था इस दफ़ा हमारे बड़े यंगस्टर को, आप जितनी एज के लड़के थे जिनको टिकट्स मिल गई, जो शायद सोचो भी नहीं होंगे कि हमें टिकट्स मिलेंगे, जो हमारे जस्ट वर्कर थे। तो एक बड़ी खुशाइन बात है कि ऐसे लोगों को जो बिल्कुल नए हैं, जो यंग हैं और जिनमें सब्र भी ज़्यादा है, हम जैसे बाबे तो ज़रा बेसब्रे हो जाते हैं ना तो वो थोड़ा सब्र में भी हैं, तो इस तरह के अच्छा है कि मेहनती लोगों को टिकट दिया गया है। अच्छा सीमा, आपके नज़दीक कामयाबी की कुंजी क्या है? कामयाबी आपकी सिर्फ और सिर्फ मेहनत, एक और यकीन कीजिए एक और चीज़ जो है कि वो ये कि आप किसी और की लेग पुलिंग मत करें, आप उसको मत खींचें कि इसकी रिप्लेसमेंट में मैं आ जाऊंगा। आप अपना वर्क खुद बनाएं, आप अपनी स्टेज खुद बनाएं, और वो जस्ट आपकी मेहनत से है। अपने सीधे रास्ते पे जाएं, इधर उधर क्या हो रहा है खबर ही नहीं रखें। अगर आप कहेंगे टो में होंगे, ये क्या कर रहा है, अच्छा ये मुझे ये करना चाहिए, मुझे उसको कॉपी करना चाहिए, जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे और उनको नीचे गिराने की कोशिश में, आप अपने आप को आगे लाने की कोशिश में इस तरह का काम करेंगे, तो वो फिर अल्लाह ताला भी मैं समझती हूँ कि नाराज़ होता है और फिर आपको वो मकाम भी नहीं मिल पाता। इनकसारी के साथ चलिए। मैं अच्छा फॉलोअर हूँ वासिफ अली वासिफ साहब की, आपने नाम सुना होगा। मैं फॉलोअर्स नहीं हूँ बल्कि उनकी बेटी थी, उनके दौर में जब वो आप सलामत थे तो उनकी महफिलें अटेंड किया करती थी। आई वाज जस्ट 17-18 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो मुझे फिर वासिफ अली वासिफ साहब की वजह से भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सब्र, बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कुछ मिला उनकी सोबत में। उन्होंने मुझे बेटी कहा, और आपकी एक बात मैं यहाँ ज़रूर कोट करूँगी कि जो मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। तो वो इतनी खूबसूरत बात कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमें पक्का यकीन है कि पाकिस्तान को ज़वाल नहीं है। इसकी तो बुनियाद ही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, बिल्कुल, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये एक चीज़ है कि हमारे दरमियान में अल्लाह ताला ने एक अल्हम्दुलिल्लाह, एक जो हम मुस्लिम हैं, हमें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ये एक इनाम दिया है कि हम मुसलमान हैं और हम अल्लाह ताला को मानते हैं और हम अपने बुज़ुर्गों को मानते हैं। हमारा कलमा शरीफ पे हमारा यकीन है, किस नबी की उम्मत ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमें उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, हमें उस सिस्टम को फॉलो करने की ज़रूरत है। वो रियासत मदीना की खान साहब बात करते तो लोग मजाक उड़ाते हैं, भाई एटलीस्ट कोशिश तो करो। हम वो नहीं बन सकते लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, तो हम कोशिश तो करें एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचने की, नहीं तो उनसे 2 कदम तक पहुँचने की तो कोशिश करें ना। एफर्ट आप स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आपकी अगली 4th-5वीं नस्ल जो है वहाँ तक पहुँचे। हम लोग कह देते हैं ना, हम लोगों का है इजरा एक है कि हम लोग कह देते हैं ये तो होनी नहीं है, ना होने ना हमने कोशिश हाँ वही बात ना कि आप खवातीन को, जैसे मैं अभी हम लोगों ने जिक्र किया कि नहीं तू की कर सकती है, तुम कुछ नहीं कर सकती, तो भरोसा तो रखो आप यकीन रखो। मैं तो इस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। आप हिम्मत रखो, इनकसारी, और उसके बाद सब्र और फिर मेहनत। अच्छा, कोई रिग्रेट जो आज तक आपको हो? रिग्रेट सिर्फ ये है कि मेरे अब्बू ने मुझे कहा था कि तुम वकील बन जाओ, और मेरे अब्बू भी क्योंकि वकील थे और वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते थे। अब इसमें सियासत में आने के बाद मुझे ये रिग्रेट है
कि मैं काश अपने अबू की मान लेती और मैं वकालत कर लेती, मैं आज लायर होती तो शायद मुझे बहुत सारे जो इनके हमारे पाकिस्तान के लाज हैं जो मैं समझती हूँ हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए कि इस आर्टिकल का क्या सज़ा है, इस आर्टिकल का तहत आप किसको पकड़ सकते हो। तो ये मुझे तो लगता है कि जैसे हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है। बस ये रिग्रेट रहा है कि काश मैं ला कर लेती। अच्छा, लेकिन अब जैसा आपने इन्हीं एक्ट्स के बात की, हमें पता ही नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। इवन हम ख़वातीन को कोई हरासमेंट का फेस करना पड़ता है, आपको इवन कोई गाड़ी मार देता है, आपको ही गालियाँ शुरू कर देता है। इस तरह की रोज़मर्रा की चीज़ें हम बहुत देखते हैं रोज़मर्रा के डेली, तो हमें पता ही नहीं होता कि किस आर्टिकल के तहत किसको हम कहाँ पकड़ सकते हैं, कहाँ पुलिस बुला सकते हैं। और ये थोड़ा सा बड़ा है। तो फिर कुछ हाथ पल्ला मार लेते हैं, हम औरतें कहते हैं अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हम कर भी क्या सकती हैं, बस इसी बात के तहत हम फिर खामोश हो जाती हैं। बट मेरा ख्याल है कि नहीं, अगर आपको अपने राइट्स का पता हो, अपने लॉ का पता हो, तो फिर आप जरूर एक्शन लेती हैं और लेना चाहिए। एम्पावर्ड नहीं हो जाएंगे हम लोग अगर हमें पता होगा इसका क्या है, इसका बहुत ज्यादा। तो ये मेरा ख्याल है कि लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो बहरहाल लॉ करें। मेरा तो ख्याल है कि हर एक को करना चाहिए। कोई कमी जो आप महसूस करती हैं? अल्लाह का शुक्र है सायरा, मुझे अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। मुझे औलाद की नेमत से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने घर से नवाजा, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला ने मुझे कहीं कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे अच्छे साथी मिले, मुझे अच्छे लोग मिले। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँगा मैं, बस अब एक हसरत ज़रूर है कि मैं अल्लाह ताला मुझे हज पे बुला ले। वो मेरी आखिरी ख्वाहिश कह लें कि होगी कि बस मुझे ये ख्वाहिश अभी मेरे दिल में है। अच्छा, खुद को मोटिवेट कैसे रखती हैं? मोटिवेट तो मैं खान साहब नहीं रखा हुआ है, हमने अपने आप को क्या मोटिवेट रखा हुआ है, क्योंकि हम डेली, अभी आपको पता कि ईद भी हमने ज़मान पार्क में गुजारी, हम डेली उनकी वहाँ स्पीच भी सुनते हैं और फिर वो माशाल्लाह हमें बुलाते हैं और मोटिवेट करते रहते हैं। आज फलां जगह जलसा है, कल सियालकोट में है, कल गुजरांवाला में है, तो हमें तो अपनी टीम्स के साथ जाना पड़ता है। तो मोटिवेशन ही मोटिवेशन है। हम तो हर वक्त ही मोटिवेट हैं। हमें रात को 2 बजे भी कॉल आ जाती है कि जी पुलिस का अटैक हो गया, फौरन पहुंचे। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि रात के 2 बजे, जी बिल्कुल, मैंने शेल भी खाए हैं इस बार, और आंसू गैस, टीयर गैस ने मेरा हशर किया है। मेरी गाड़ी टूटी है, मैं तो बड़ा नुकसान करवा के बैठी हूँ, लेकिन ये है कि हम इस तरह की हरकतों से छोड़ थोड़ी देंगे। अच्छा, कोई मज़ेदार सा वाक़या जो आप मुझसे, हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहती हैं? वाक़यात तो खैर भरी पड़ी है ज़िंदगी, बट क्योंकि आज आप बैठी हैं मेरे साथ, मुझे ना थोड़ा बर्ड्स के साथ और नेचर के साथ बहुत इश्क है, बहुत लगाव है। मेरा बड़ा दिल चाहता है कोई ऐसी लाइफ हो कि मैं पहाड़ों में जाके रहूं और आबशारें और ये चीज़ें, मैं बहुत नेचर को लव करती हूँ, बहुत ज़्यादा। बर्ड्स मुझे बहुत पसंद हैं। और एक बार ऐसा हुआ था कि एक निजी चैनल था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने आपका बीपर लेना है, तो मैंने इसी लॉन में ही खड़े होकर यहाँ पे बीपर शुरू करवा दिया। मैंने उनसे पूछा पहले कि ये माहौल सही है आपके लिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब मैं बीपर दे रही हूँ और साथ ही मेरे बिल्कुल पैर में आके 2 बिल्लियों ने लड़ाई शुरू कर दी, और वो बीपर में इतनी लड़ाई गई बिल्लियों की कि मैं उनको बंद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो लाइव था और वो चल रहा। तो जाहिर बात है कि उन्होंने दूसरे कॉन्टेस्ट, और चैनल भी सैटेलाइट चैनल था, तो वो मुझे बाद में, मैंने जब वो चैनल बंद हुआ, मेरा बीपर ख़त्म हुआ, तो मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया, भाई सॉरी ये मिस्टेक हमसे हुई है। और उनका भी हंस के बुरा हाल था, कहते नहीं वो बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे आप दोनों लड़ रहे थे वैसे ही 2 बिल्लियाँ लड़ रही थी, तो वो कहते बड़ा नेचुरल गया है, इट्स ओके। तो इस तरह के वाक़यात कई होते हैं। इन पार्टियों में भी हमारे बड़े वाक़यात हुए, जो मेरा ख्याल है कि लिखने बैठे तो किताबें लिखी जाएं, लेकिन मेरा मूड है कि मैं किताब लिखूंगी। जरूर, क्यों नहीं। और मैं उस किताब को जरूर पढ़ूंगी। बिल्कुल, अभी कुछ टाइम मुझे मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला मेरा बड़ा प्लान है कि मैं जो लाइफ में सीखा, जो बलोच एज़ा मैंने देखा अपना ट्राइबल एरिया में एक्सपीरियंसेस से सब, बिल्कुल। और वहाँ जो ख़वातीन को प्रॉब्लम्स है ना सायरा, कोई हुकूमत हल नहीं कर सकी, क्योंकि इतनी ख़वातीन के वहाँ इश्यूज़ हैं। हमारे यहाँ देखें जो बलोच ट्राइबल एरिया हमारे हैं, कि ख़वातीन बेचारी, ना यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, ना कॉलेजेस हैं, ना कोई इवन अच्छे स्कूल्स हैं, और बच्चियों को वो भेजा करते हैं, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट कहीं मुल्तान भेजते हैं, कहीं डीजी खां भेजते हैं। वो जो हमारा छोटा सा ट्राइबल एरिया होना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस क्यों ना हो, क्यों बच्चियां बेचारी जो हैं वो इतना राइट है। बिल्कुल, ये एक देखिए ना, यही तो हम कहते हैं कि बजाय इसके कि आप मेट्रो पे पैसे खर्च कर दें, आप इस तरह के प्रोजेक्ट करें, उससे बेहतर है कि आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें।
आप इस तरह के रूरल एरियाज़ में जाके यूनिवर्सिटीज़ लड़कियों के लिए ओपन करें, कॉलेजेस खोलें, बच्चियां पढ़ें भाई, बच्चियां पढ़ के आप देखें, लड़का तो पढ़ता है तो एक घर को देखता है, लड़की पढ़ती है तो नस्ल को संवारती है। सो मैं समझती हूँ लड़की का जो है वो आगे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लड़कियां बहुत फेयर चलती हैं। ये खान साहब ने भी पिछले दिनों बड़ा मज़े की बात की है कि ख़वातीन जो है वो मैंने देखा है कि बेईमान कम है। तो ये तो बेईमान का लफ्ज़ तो मैंने खुद यूज़ किया, मतलब उन्होंने कहा कि फेयर ज़्यादा चलती हैं। तो ये एक हकीकत है कि लड़कियां बहुत माशाल्लाह आजकल की समझदार हैं। अच्छा, कोई ऐसी नसीहत जो आपने किसी को की हो? मैं तो सायरा हमेशा यही नसीहत करती हूँ, आगे भी करती रहूँगी किसी को, कि डाउन टू अर्थ रहें। डाउन टू अर्थ रहें। आपको किस चीज़ की अकड़ है? जो लोग अकड़ते हैं मुझे वो बहुत बुरे लगते हैं। आप बिलीव करें कि कोई इस तरह की, मैं जब देखती हूँ कि कोई मिनिस्टर बन जाता है और वो फिर फ़ोन नहीं पिक करते और काम नहीं करते, मुझे दुख होता है कि आप किस चीज़ की अकड़ है आप में। अल्लाह ताला से डरें। जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे अल्लाह ताला उतना नवाजेगा। आप जितना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करेंगी अल्लाह ताला आपको उतना नवाजेगा। तो इन चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा मद्देनज़र रखें और बस ये कि डाउन टू अर्थ रहें। इंसान को इंसान समझें, अपने आप को उस लेवल पे समझें, अपने आप को अपने से अपर न लेकर जाएं। ऑलराइट सीमा, चूँकि प्रोग्राम का इख्तिताम जा रहा है तो एक सवाल जो मैं हर एक से करती हूँ आपसे भी करूँगी, आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? सायरा, ज़िंदगी दुखों का, खुशियों का मजमुआ है। और ये नहीं है कि मैं आपके सामने हंस रही हूँ तो शायद मुझे कोई दुख या तकलीफ़ नहीं है। मैंने भी बहुत दुख और बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। बट मैं ये कहूँगी कि आप कोशिश करें कि आप खुश रहें। आप दुखों को, तकलीफ़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप जितना खुश रहेंगे आपसे दुख उतना ही दूर भागेंगे। ये एक हकीकत है। तो बस अल्लाह ताला के यहाँ सजदे में गिर जाएं। कोई तकलीफ़ है आपको, कोई दुख है, आप यकीन करें कि आप आधी रात को उसको एक बार पुकारें। मैं नहीं कहती आप 2 बार उठें, 4 बार उठें, आप उसको एक बार पुकार के तो देखें। मैंने तो ये ज़िंदगी से तजर्बा सीखा है कि जब मैंने उसको पुकारा, तकलीफ़ में पुकारा, किसी दुख में पुकारा, अल्लाह ताला ने दौड़ के मेरी मदद की। तो ये बस मेरा है कि अल्लाह ताला के आगे सजदे में झुक जाएं और खुशियों को इतना बांटें, इतना शेयर करें कि दुख आपसे डरे, वो आपसे दूर भागे। क्या बात है। सीमा, थैंक यू वेरी मच। आपके कीमती और खूबसूरत वक्त का आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। शुक्रिया आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया। Alright viewers, so this is all for today. I'll catch you all with a new mehman and a new episode. Till then, I'm signing off. Allah Hafiz.